आप सब उम्मीद है कि सीटेट का प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के रिवीजन के सेशन में हम ईवीएस का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का रिवीजन करेंगे। यकीन मानिए आपके लिए एक एक हेडिंग जो इस टॉपिक में डिस्कस किया गया है, इस वीडियो में डिस्कस किया गया है, एक एक नंबर फिक्स करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है पेड़ एवं पौधे। तो खेजड़ी नाम का एक उपयोगी पेड़ जो है राजस्थान में पाया जाता है। इसकी छाल से औषधि बनाई जाती है और इसकी लकड़ी जो है ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इनकी पत्तियों को चारे के रूप में हम पशुओं को चारे के रूप में उपयोग करते हैं। यह राजस्थान में मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसे बचाने के लिए 300 से अधिक लोगों ने बलिदान दे दिया था, जिसे बिश्नोई आंदोलन के नाम से जाना जाता है। डेजर्ट या ओक वृक्ष, तो यह भी राजस्थान में पाया जाता है, पाया जाने वाला पेड़ है। इसका तना पानी को जमा करके रखता है। इसकी जड़ें जो है बहुत गहरी जमीन में बहुत गहराई में जाती हैं। यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जीवित रहता है, यानी कम पानी में भी यह सरवाइव कर लेगा। यह गर्मी और सूखे को सहन कर सकता है। यह रेगिस्तान में जीवों के लिए सहारा बनता है। हमारा थर्ड पौधा है नेपेंथिस या पिचर प्लांट। ये सीटेट का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, जो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर वो पुटअप करता है। तो यह एक मांसाहारी पौधा होता है। यह कीटों को आकर्षित करके पकड़ लेता है। यह कीड़ों को पचाकर उनसे पोषण प्राप्त करता है। यह नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। इसकी पत्तियां घड़े या पिचर जैसे होते, घड़े नुमा होती हैं इसकी पत्तियां। उसमें यदि कीड़ा या पतंगा कोई भी आ गया तो उसको बंद कर लेती है और कैप्चर कर लेती है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता और धीरे धीरे उसको पचा लेते हैं ये भोजन के रूप में। यह दलदली और पोषक तत्वों की कमी वाले मिट्टी में उगता है। तो मच्छर से भी एक क्वेश्चन हमारे सीटेट में बनता ही है। मच्छर जो है कई गंभीर बीमारियां फैलाते हैं। मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया की दवा क्विनिन या सिनकोना की छाल, ये बार बार पूछा जाता है। क्विनिन या सिनकोना की छाल जो है, यहाँ से कि मतलब किसकी छाल से मलेरिया की दवा बनती है। डेंगू रोग एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। चिकनगुनिया भी एडीज मच्छर से फैलता है। एडीज मच्छर प्रायः दिन में काटता है। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया मच्छरों से फैलता है ये बताया था। ये क्वेश्चन एक बार आया था और ये बार बार रिपीट भी होता है। इस खोज के लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब बचाव के लिए, मलेरिया से बचाव के लिए हम अपने आसपास जो है पानी जमा ना होने दें। पानी में यदि जमा है तो उसमें केरोसिन डाल देंगे तो उसकी सरफेस जो है पतली हो जाएगी, जिससे मच्छर बैठेंगे तो डूब जाएंगे। तो इससे उनकी संख्या कम की जा सकती है। और मच्छरदानी का भी उपयोग करें तो भी हम उनसे ये बचाने का कारगर उपाय माना जाता है। सेकंड टॉपिक हमारा बीजों की उत्पत्ति। तो विभिन्न फसलों के बीज की उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्रों में हुई है। जैसे मिर्च, टमाटर और आलू की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई है, साउथ अमेरिका में मानी जाती है। गोभी, मटर और अंगूर का मूल स्थान यूरोप है। भिंडी और कॉफ़ी की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई है। सोयाबीन का जन्म स्थान चीन माना जाता है। पौधों के बीजों का फैलाव प्रकृति के द्वारा होता है।
कुछ बीज हवा द्वारा उड़कर दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कुछ बीज पानी द्वारा बहकर फैलते हैं, जैसे नारियल। कुछ बीज जानवरों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। कुछ पौधों में फल फटने से बीज दूर दूर बिखर जाते हैं। अब जैसे हमारी थर्ड टॉपिक है धातुएं। धातुएं हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होती हैं। और कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा जो है कॉपर यानी तांबा और टिन से मिलकर बनाया जाता है। प्राचीन में कांसा का बहुत उपयोग किया जाता था। इसी कारण उस समय को कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। कांसे से बर्तन बनाए जाते थे। कांसे से मूर्तियां और औजार भी बनाए जाते थे। कांसा मजबूत और टिकाऊ धातु होता है। तांबा बहुत अच्छा चालक है, इसलिए इस उससे तार भी बनाए जाते हैं। टिन का प्रयोग जंग से बचाने और मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है कीट पालन। तो कीट पालन का अर्थ उपयोगी कीटों को पालना। रेशम कीट यानी सिल्क वार्म से रेशम प्राप्त होता है। रेशम के कीट शहतूत की पत्तियां खाकर बड़ा होता है। रेशम से कपड़े और वस्तुएं बनाई जाती हैं। मधुमक्खी पालन से शहद प्राप्त किया जाता है। शहद एक पौष्टिक और औषधीय खाद्य पदार्थ है। मधुमक्खियां फूलों से रस यानी नेक्टर एकत्र करती हैं। लिली का फूल मधुमक्खियों को बहुत आकर्षित करता है। मधुमक्खियां परागण में सहायता करती हैं। कीट पालन से लोगों को रोजगार और आय का साधन मिलता है। अब अगला मेरा टॉपिक है सांप। सांप सरीसृप वर्ग का प्राणी है। भारत में मुख्यतः 4 जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला हो गया नाग, कोबरा, करैत, वाइपर और अजगर। जहरीले सांपों को दांत फैंग्स कहा जाता है। फैंग्स का माध्यम से दांत सांप जो है जहर को शरीर में छोड़ता है। सांप का जहर बहुत खतरनाक होता है। इस जहर से कई दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। सांप चूहों जैसे जीवों को खाकर संतुलन बनाए रखते हैं। सांप प्रायः बिलों, झाड़ियों और खेतों में पाए जाते हैं। सांपों से दूरी बनाए रखना और सावधानी रखना आवश्यक है। ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत बार बार रिपीट होता है, स्लॉथ। सीटेट का फेवरेट टॉपिक है ये इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। अभी आप नोट कर लो। स्लॉथ एक बहुत ही धीमा चलने वाला जानवर है। यह अधिकतर समय पेड़ों पर उल्टा लटका रहता है। यह दिन में लगभग 17 से 18 घंटे पेड़ों पर लटका रहता है। यह अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर ही बिताता है। स्लॉथ बहुत कम ऊर्जा खर्च करता है। यह 40 वर्षों में केवल 8 पेड़ बदलता है। यह भोजन के लिए पत्तियों और कोमल टहनियाँ जो है खाता है। स्लॉथ हफ्ते में केवल एक बार नीचे उतरता है। नीचे उतरकर यह मलमूत्र त्याग करता है। यह जानवर अपने धीमे व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाघ, टाइगर। बाघ एक शक्तिशाली और मांसाहारी जंगली जानवर है। बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से 7 गुना अधिक दूर तक देख सकता है। उसकी मूंछें रास्ता और दिशा पहचानने में मदद करती हैं। बाघ बहुत तेज और फुर्तीला शिकारी है। वह अपने शरीर को चुपचाप दबोच लेता है। बाघ की दहाड़
लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। वह बाघ बाघ अपनी दहाड़ से दूसरे बाघों को चेतावनी देता है। बाघ अपने मूत्र या यूरिन से अपना क्षेत्र चिन्हित करते हैं। इससे दूसरे बाघों को उनके इलाके का पता चल जाता है। बाघ जंगल के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिफेंट। हाथी स्थल पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव है। हाथी झुंड में मादा हाथी सबसे बड़ी और प्रमुख होती है। हाथी का गर्भकाल लगभग 10 से 12 महीने का होता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम भोजन करता है। हाथी घास, पत्तियां, फल और गन्ना आदि खाता है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी की सूंड बहुत मजबूत और उपयोगी अंग है। वह सूंड से पानी पीता है, भोजन उठाता है और नहाता है। हाथी को अपनी सूंड से खेलना बहुत पसंद है। हाथी बुद्धिमान और सार्वजनिक सामाजिक जानवर माना जाता है। आवास या हाउसिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आवास वह स्थान है जहाँ मनुष्य और जानवर रहते हैं। मनुष्य का आवास उसे सुरक्षा, आराम और मौसम से बचाता है। विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु के अनुसार अलग अलग प्रकार के जो है आवास होते हैं। जैसे ठंडे क्षेत्रों में लोग लकड़ी या बर्फ से बने घरों में रहते हैं। गर्म और शुष्क क्षेत्रों में मोटे दीवारों वाले घर बनाए जाते हैं ताकि ठंडक बनी रहे। वर्षा वाले क्षेत्रों में या ढलान वर्षा वाले क्षेत्रों में ढलानदार छत यानी स्लोपिंग रूफ बनाए जाते हैं ताकि पानी ना रुके। शहरों में लोग प्रायः पक्के घर, इमारतें या फ्लैट में रहते हैं। गांव में लोग अक्सर कच्चे या अर्ध पके घर में रहते हैं। जानवरों के भी अपने आवास होते हैं, जैसे शेर का गुफा, पक्षियों का घोंसला। आवास हमारे जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। तो अब स्टेट वाइज थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य में किस तरह की आवास पाए जाते हैं। जैसे राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु बहुत गर्म होती है, तो घरों की दीवारें जो है मोटी होती हैं। घर प्रायः मिट्टी और पत्थर से बने होते हैं। खिड़कियाँ छोटी रखी जाती हैं ताकि गर्मी कम आए। छतें सपाट या समतल होती हैं। केरल जो है वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। घरों की छत ढलानदार, छत पर टाइल्स या घर का प्रयोग किया जाता या घास का प्रयोग किया जाता है। घरों में हवा के लिए खुली जगह होती है। घर पानी से बचाने के लिए ऊंचे बनाए जाते हैं। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर एक ठंडा क्षेत्र होता है, तो यहाँ यह बहुत ठंड बहुत यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। यह घर जो लकड़ी और पत्थर से बने होते हैं। दीवारें मोटी बनाई जाती हैं। खिड़कियाँ यहाँ की छोटी होती हैं और घर ठंडी से बचाने के लिए अंदर से बंद होते हैं। असम जो है बाढ़ वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर काफ़ी वर्षा होती है और यहाँ पर बाढ़ आती रहती है। तो घर जो है यहाँ पर लकड़ी और बांस से बनाए जाते हैं। ये भी रिपीट होता है कि बांस से घर कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा डायरेक्टली हिट होता है असम। घर जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। छत ढलानदार होती है, इससे पानी घर में नहीं भरता है। हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है। घर जो है लकड़ी और पत्थर से बनाए जाते हैं। छतें ढलानदार होती हैं ताकि बर्फ
फिसल जाए। खिड़कियाँ छोटी रखी जाती हैं और घर गर्म रखने के लिए मोटी दीवार वाले होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा अब हम आ, इसके आकलन के प्रकार भी पढ़ते हैं। जैसे सीखने के लिए, फॉर लर्निंग, पढ़ाई के लिए के दौरान कापियों में सुधार, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। सीखने का यानी ऑफ लर्निंग, अंत में मूल्यांकन के लिए सम्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। सीखने के रूप में एज ए लर्निंग, स्व आकलन होता है जब सेल्फ असेसमेंट किया जाता है। अधिगम क्षमता, अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसएबिलिटीज। तो डिसलेक्सिया जो है पढ़ने से संबंधित विकार के लिए, डिसग्राफिया जो है लिखने में समस्या के लिए, और डिसकैलकुलिया गणित में समस्या के लिए किया जाता है। जैसे पैडागॉजी के कीवर्ड जो है, मूल्यांकन निरंतर होना चाहिए, संसाधन का प्रयोग स्वयं से अलग अलग साधनों से सीखना होना चाहिए हमारा। अवलोकन और वर्गीकरण, तो ऑब्जर्वेशन या क्लासिफिकेशन जो है, बच्चों को सीखने बच्चों को चीज़ों को देखकर उनमें समानता या असमानता ढूंढने को प्रोत्साहित करना चाहिए। सीसी में प्रयोग, पोर्टफोलियो, बच्चों के कार्यों का क्रमिक और व्यवस्थित संग्रह होना चाहिए। एनेक्टोडल रिकॉर्ड, जैसे बच्चों के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यवहार का संक्षिप्त जो है एक नोट होता है, जिन्हें एनेक्टोडल रिकॉर्ड कहा जाता है। शिक्षण विविधियां या सूत्र, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये हमारा है। मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थानीय से वैश्विक की ओर, और क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप। सबसे अधिक प्रभावी विधि है फील्ड ट्रिप, क्योंकि यह बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कराती है। जैसे कोई बच्चा कोई ट्रिप पे चला गया, कोई प्रैक्टिकल कर लिया, तो उसको अच्छे से वो चीज़, वो टॉपिक क्लियर हो जाती है। ईबीएस की प्राकृत और एनसीएफ 2005, तो एकीकृत प्राकृत, इंटीग्रेटेड अप्रोच, विज्ञान साइंस, सामाजिक विज्ञान एसएसटी, और पर्यावरण शिक्षा का समन्वय है। कक्षा 1 और 2 में ईबीएस की किताबें नहीं होती, इसे भाषा और गणित में विलय किया जाता है। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य ज्ञान को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ना है, रटने की प्रणाली को कम करना है, बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना है। ईबीएस के थीम्स, ये भी बार बार रिपीट होता है ये सीटेट में। तो ईबीएस के मुख्य थीम्स जो है, परिवार और मित्र, आसपास संबंध, खाना और खेल, जानवर या पौधे जानवर और पौधे, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं। तो मच्छर और रोग, एक बार रिवीजन के लिए, मलेरिया एनोफ्लीज एनोफ्लीज मच्छर से फैलता है। क्विनिन पेड़ की छाल से बनती है। डेंगू और चिकनगुनिया जो है एडीज मच्छर से फैलते हैं। इस और इसको मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है, ये रोनाल्ड रॉस ने बताया था और इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला। मलेरिया से बचाव के लिए घर का पानी इकट्ठा ना होने दें, केरोसिन डालें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बीजों का उत्पत्ति स्थान, जैसे मिर्च, टमाटर और आलू साउथ अमेरिका, गोभी, मटर, अंगूर यूरोप, भिंडी और कॉफ़ी अफ्रीका, और सोयाबीन चीन से,
बीजों का फैलाव हवा से, पानी से, जानवरों से या फटने से। राज्यों के भोजन: हरियाणा बाजरा एवं रोटी, केरल टैपी ओका या नारियल, गोवा मछली है, कश्मीर मछली, गुजरात ढोकला या खाखरा, कर्नाटक इडली डोसा, पक्षियों का संसार। सो चील दूर तक देख सकती है, उल्लू 360 डिग्री अपनी गर्दन को घुमा सकता है, कबूतर दिशा पहचानता है, वेवर या बया पक्षी कहा जाता है, यह सबसे सुंदर घोंसला बनाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी: डिसलेक्सिया पढ़ने में दिक्कत, जैसे बी को हम डी पढ़ेंगे, पी को क्यू पढ़ेंगे उल्टा, तो ये पढ़ लर्निंग है, डिसेबिलिटी होती है। डिसग्राफिया लिखने में समस्या, स्पेलिंग गलत, हैंडराइटिंग गलत, ये सब होती है। डिसकैलकुलिया गणित में समस्या, जैसे टेबल एडिशन में दिक्कत होगी, तो शिक्षक को स्पेशल इसमें हेल्प करनी चाहिए, ना कि बच्चे को पनिश करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।